मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं बाशु से। बाशु जो कि एक ईरानी बच्चा है और उसके शहर में इस समय दंगे चल रहे हैं। जितनी ही कम उम्र बासु की है, उसने इससे कहीं ज्यादा दर्द देखे हैं। इस दंगे में उसने अपने पूरे परिवार, माँ, पापा, भाई बहन सबको खो दिया। माँ जो कि जलकर राख हो गई, वहीं उसके पापा एक ऐसे गड्ढे में गिर गए जिसमें बारूद था। उसने अपने आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को तड़पते, बिखरते, मरते हुए देखा। हवाई हमलों से बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं और इन धमाकों की आवाज सुनते सुनते तो जैसे आंखों में डर सा बैठ गया हो। हर तरफ शहर में तबाही का मंजर है। हर एक इंसान ने इस तबाही में किसी अपने को खो दिया। चारों तरफ रोती बिलखती आंखें नजर आ रही हैं। आवाजें इतनी दर्द भरी कि मानो रूह कांप जाए। डरा सहमा बाशु वहाँ से कैसे भी करके भाग निकलता है। आज वो बहुत दौड़ा, तब जाके वो एक सुरक्षित जगह पर पहुँच पाया। उसे एक खेत मिल जाता है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। वो उन्हीं पेड़ों के बीचों बीच जाकर छुप जाता है। बाशु के अंदर तो अभी भी डर बैठा हुआ है कि कहीं बॉम्ब धमाके यहाँ भी शुरू ना हो जाए, इसलिए वो एक कोने में छिपकर दुबक कर वहीं बैठा हुआ है। तभी थोड़ी ही देर में उसे वहाँ से जाती हुई एक ट्रक नजर आती है। वो जल्दी से जाकर उसी ट्रक के पीछे छुप जाता है। ट्रक चल पड़ा और किसी अनजान इलाके में जाकर खाने पीने के लिए रास्ते में ट्रक रोका और ये तो सुबह का समय हो चुका है। तभी बाशु के कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दरअसल पास में ही चट्टानों को तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन वो तो इसे बॉम्ब धमाकों की आवाज समझ बैठा और झट से नीचे ट्रक से कूद गया और आवाज की उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। भागता भागता वो एक सुंदर से छोटे से गांव में पहुंच जाता है और यहीं पर बाशु की मुलाकात होती है नेई से। नेई जिसके 2 छोटे बच्चे हैं और उसका पति बाहर किसी शहर में काम करता है। नेई यहाँ पर अपने बच्चों के साथ अपने खेतों की देखभाल करने आई है। तभी उसकी नजर बाशु पर पड़ती है जो कि एक कोने में दुबक कर लेटा हुआ है और सिसकियां भरते हुए वो रो रहा है। वहाँ किसी अनजान लड़के को देखकर पहले तो नेई खुद भी घबरा जाती है और छोटे छोटे मिट्टी के ढीले उठाकर उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसे वहाँ से भगाना चाहती थी। ये देख बाशु वहाँ से भागकर दूसरे कोने में छिप जाता है। इधर नेई वापस आकर अपने बच्चों को खाना खिलाने लगती है। बाशु वहीं छिपकर बड़ी ही मासूम नजरों से उसे खाना खिलाते हुए देख रहा है। दरअसल उसने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही है। नेई इतनी भी बेरहम नहीं है। वो उसे इस तरह से ताकता हुआ देखकर उसकी तरफ दूर जाकर एक रोटी रख देती है, लेकिन बाशु तो डरा हुआ है। वो उन लोगों के रहते वहाँ रोटी खाने नहीं आ रहा। खाना सामने है, मन तो ऐसा कर रहा है कि लपक कर उसे खा ले, लेकिन डर भी बड़ी अजीब चीज है जो उसके कदम आगे बढ़ाते ही रोक दे रही है। नेई उसकी आंखों में देखते ही सब समझ जाती है वो एक माँ जो ठहरी, इसलिए वो जल्दी ही खाना वहीं छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। नेई के जाते ही बाशु झट से झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और खाने की तरफ लपक पड़ता है। नेई का खेत सामने ही है और वो अब भी बाशु को वहीं से देख रही है। शायद उसे बाशु पर तरस आ रहा है कि आखिर ये किसका बच्चा है और इस तरह से अकेले बाहर क्यों घूम रहा है। उसके मन में तो हजारों सवाल हैं, क्योंकि उसने तो बाशु को अपने इलाके में पहले कभी नहीं देखा। वो जानती है कि अगर वो बाशु के पास गई तो शायद वो उसे देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाए, इसलिए वो अपने घर के बाहर ही बाशु के लिए खाना रख देती है। उसके अंदर जाते ही बाशु जल्दी से वहाँ आता है और खाने को खाने लगता है और अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। दोनों के बीच एक अलग सा बॉन्ड बन चुका था। कह सकते हैं कि ये रिश्ता किसी इंसानियत से कम का नहीं था। आज की रात बाहर का मौसम बहुत खराब है। बादल बहुत गरज रहे हैं और उनकी गर्जन बाशु को और डरा रही है, इसलिए वो नेई का पीछा करते करते एक कोठरी के अंदर घुस गया। बाशु के अंदर जाते ही नेई ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। दरअसल नेई का सिर्फ और सिर्फ मकसद बाशु को यहाँ तक लाना था, क्योंकि उसे पता है कि बाहर का मौसम बहुत खराब है और ऐसे में बच्चे बहुत डर जाते हैं। बाशु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद वो नाकामयाब रहा। जगह तो काफी अच्छी है, कम से कम बाहर से तो ठीक ही है। आज काफी दिनों बाद उसे छत नसीब हुई है, ये सोचकर ही वो जल्दी से वहीं सो गया। सुबह जैसे ही बाशु की आँख खुलती है, कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ है और बाहर नेई के 2 छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बाशु दबे पांव बाहर निकलते हुए आता है। वहीं बाहर अपने कामों में व्यस्त नेई बाशु के सामने सवालों की झड़ी लगा देती है। कौन हो तुम? आखिर कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारे माँ बाप उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया क्या? कहीं तुम घर से भागकर तो नहीं आए? देखो ये काम बहुत गलत होता है। हमारे पेरेंट्स हमें अच्छे के लिए डांटते हैं
और अगर तुमने ऐसा किया हो तो वापस उनसे माफी मांग लो। उसके इतने सवालों के बाद बाशु भी उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों ही मिलकर एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ सकते। नेई और बाशु दोनों अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। जल्द ही बाशु को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि नेई भी उसकी भाषा को नहीं समझ पा रही, इसलिए वो उसे बहुत कुछ इशारों में बताने की कोशिश कर रहा है। नेई भी बड़े ही ध्यान से बाशु की तरफ देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है। इशारों के द्वारा और बाशु की आंखों में दर्द के चलते नेई सब कुछ तो नहीं लेकिन काफी कुछ समझ चुकी थी। ये सब कुछ कहते हुए बाशु की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका दर्द बहुत बड़ा है कि उसने अपने परिवार को इस तरह से खोया। 2 देशों के युद्ध ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नेई ने बाशु को अपने साथ ही रहने को कहा, लेकिन शायद गाँव वालों को ये चीज बिल्कुल रास नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग गोरे हैं और बाशु बिल्कुल काला। गाँव का कोई भी शख्स बाशु को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। सभी गाँव वाले मिलकर उसे अपशगुन का नाम देते हैं, लेकिन नेई, जिसको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं, वो तो उसे अपने बच्चे की तरह देखती है। सभी नेई से तरह तरह की बातें कहते। बूढ़े बुजुर्ग तो नेई को अलग ही सलाह दे रहे थे कि अगर तुमने उसे अपने पास रखा तो तुम्हारे घर में कोई अपशगुन हो जाएगा। उसकी बोली भाषा के चलते तो बच्चे भी उसका खूब मजाक उड़ाते, लेकिन शायद नेई का दिल तो बहुत मजबूत था। किसी भी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो बस बेसहारा बच्चे को ऐसा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो भी तो किसी का बच्चा है, और अगर इसके माँ बाप आज जिंदा होते तो क्या इसे ऐसा ही छोड़ देते बेसहारा। आज नेई के घर उससे मिलने कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। वो इन्हीं सारी चीजों की तैयारियों में लगी है। बाशु भी उसकी मदद कर रहा है। घर आते ही जैसे ही उन लोगों की नजर बाशु पर पड़ती है, वो नेई को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। हम इसीलिए तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें समझाने के लिए। हमने सुना इस लड़के के बारे में दूर दूर तक इसी की चर्चा है। तुम हमारी मानो तो अभी के अभी इस लड़के को यहाँ से निकाल दो, वरना गाँव में तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। नेई ने सबके सामने हाथ जोड़े और वहाँ से जाने को कह दिया। मैं बस ये इंसानियत के नाते कर रही हूँ। और सारे आए हुए रिश्तेदार उसकी इन बातों को सुनकर गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बाशु के प्रति नेई के व्यवहार में कोई चेंज नहीं आया। वो तो अब भी उसे पहले जैसा ही प्यार करती है। एक दिन अचानक से बाशु की तबीयत बिगड़ने लगती है। पहले तो नेई ने घर के कुछ उपचार अपनाए, लेकिन शायद अब बाशु को दवाइयों की जरूरत है। वो बाशु के खातिर दूसरों के घर मदद मांगने पहुँच गयी। उसे बाशु की चिंता हो रही है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, लेकिन बाशु का नाम सुनते ही सभी के दरवाजे बंद हो गए। वो झट से दवा खाना पहुँची, लेकिन वैद्य जी तो उसे फटकारी लगाने बैठ गए। नेई हाथ जोड़कर उनसे दवाइयों की भीख मांगने लगी। किसी दूसरे और बेसहारा बच्चे के लिए इस तरह से तड़पता देख वैद्य जी का भी मन पिघल गया। इतने बेरहम तो वो नहीं हो सकते। इतना सोचते ही वो बाशु को देखने नेई के साथ उसके घर आ जाते हैं। दवाई मिलते ही बाशु की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और 1-2 दिन में ही वो ठीक हो गया। वैद्य जी ने भी अपनी कही गई बात की ये दवाई सिर्फ गोरे लोगों पर असर करती है, इसके लिए नेई से माफी मांगी। बाशु पर दवाइयों का असर तो था ही साथ नेई की ममता में तो उसने 4 चांद लगा दिए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। नेई और बाशु के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका था। वो उसके हर काम में मदद के लिए सबसे पहले खड़ा रहता। दोनों एक दूसरे की भाषाओं को तो नहीं समझ रहे थे, लेकिन हर चीज बिना बोले बड़े ही अच्छे से समझ जाते थे। वो नेई के साथ बाजार जाता, खेत जाता और छोटे मोटे काम को तो उसने संभाल ही लिया था। नेई ने अपने पति को खत लिखा जिसमें उसने बाशु के बारे में उसे सब कुछ कह सुनाया। बाशु नेई की छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता है। वो कैसे बात करती है, किस काम के लिए कैसे बुलाती है, ताकि वो उसकी चीजों को और अच्छे से समझ पाए। एक रात नेई खेतों में लालटेन लेकर दौड़ी जा रही है। बाशु उसे इस तरह से हैरान परेशान भागते हुए देखकर उसके पीछे आ जाता है। दरअसल खेतों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगली जानवर वहां आ गए हैं और वो उसे भगाने की कोशिश कर रही है। इधर बाशु बड़े ही ध्यान से नेई को ये सब करते देख ऑब्जर्व कर रहा है। सुबह होते ही नेई अपने दोनों बच्चों को नहलाने के लिए नदी पर जाती है। बाशु अब भी एक टकी लगाए ये सब कुछ देख रहा है। अरे बाशु, वहाँ क्यों खड़े हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें भी नहला दूंगी, आखिर तुम भी तो मेरे बच्चे हो। इससे पहले कि बाशु वहाँ पहुँच पाता, उसे आसमान में 2 उड़ते हुए बाज नजर आते हैं। वो उन्हें देखकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो तो उसे लड़ाकू विमान नजर आ रहे थे। बाशु जोर जोर से गाँव वालों को चिल्लाने लगता है और सबसे छुपने का इशारा करता है। जल्दी से छुप जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। ये देखते ही नेई दौड़कर बाशु के पास आती है और उसे वापस होश में लाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर नेई समझ चुकी थी कि उसकी पास्ट लाइफ में बहुत बुरी घटना हुई है। वहीं गांव वाले ये सब देखकर बाशु का मजाक उड़ाते हैं। तभी बाशु की इस हरकत की वजह से कुछ बच्चे उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। झड़प की वजह से बच्चों के हाथ से बुक छूटकर नीचे गिर जाती है। बाशु झट से किताब को उठा लेता है
और उसमें लिखी फारसी भाषा को पढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो सारे बच्चे हैरान ही रह गए, यहाँ तक कि नई भी उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है, क्योंकि सभी को तो ऐसा लग रहा था कि इसे तो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता। बच्चे भी आश्चर्य भरी निगाहों से बासु को देखने लगते हैं। तुम तो पढ़ना जानते हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और ऐसे फटफट फारसी में पढ़ते जा रहे हो, ये कितनी अजीब बात है, हम तो तुम्हें समझ ही नहीं पाए, तुम तो हम में से ही एक हो, क्या तुम्हें फारसी आती है? एक बच्चे ने बड़ी ही सस्पेंस तरीके से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, बासु ने भी हाँ में सर हिलाया। उस समय सभी देशों में फारसी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती थी और यही वजह थी कि बासु को भी फारसी पढ़ना बड़े अच्छे से आता था। ये देखते ही कि बासु भी उनकी तरह ही है, सभी बच्चे बासु से झटपट फ्रेंडशिप कर लेते हैं। एक दिन शहर से नेई के पति का खत आता है, जिसमें उसने सबके बारे में पूछा और सबका जिक्र किया, लेकिन उसके पति ने ना तो बासु के बारे में कुछ पूछा और ना ही उसका जिक्र किया। ये देखकर नेई को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो अपने काम में व्यस्त हो गई। आज वो बासु के साथ बाजार जाने वाली है। तभी वो बासु से कहती है, आज तक मैंने खरीद कर तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। नेई के मुंह से ये बातें सुनते ही बासु दांत खोलकर मुस्कुराया। उसे इस तरह से मुस्कुराता देख नेई उसके हाथों में पैसे थमा देती है। जाओ, तुम्हें बाजार में जो भी पसंद हो वो खा लेना। बाजार पहुँचते ही बासु इधर उधर के सामानों को ताकने लगा। तभी बासु की नजर एक महिला पर पड़ी, जो कि बिल्कुल हूबहू उसकी माँ की तरह दिखती है। वो उसके पीछे भागा। पीछा करते करते वो नेई की आंखों से कब ओझल हो गया, नेई को पता तक न चला। नेई ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन पूरे बाजार में उसे कहीं ना मिला। थक हार कर नेई वापस अपने गांव आ गई और बासु के गायब होने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। सभी गांव वाले तो जैसे जश्न मना रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, ये नेई तो पागल हो चुकी है, भगवान ने ही उसे रास्ता दिखाया, चलो वो खुद ब खुद गायब हो गया। लोग तो तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन नेई, जो कि बासु को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करती है, वो अब भी बासु को लेकर बहुत परेशान है। मेरा बच्चा बेचारा इतने दिन से मेरे पास था, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। उसे तो बासु की बहुत चिंता सता रही थी। अब तक शाम हो चुकी है, गांव में तरह तरह की बातें फैल रही हैं कि तभी नेई की नजर सामने से आते हुए बासु पर पड़ती है। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं। इससे पहले कि नेई दौड़कर जाकर बासु को गले लगा पाती, सारे गांव वाले बासु को देखते ही उसे भगाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। बासु भी डर के मारे भागने लगा और जाकर एक नदी में गिर पड़ा। उसे तैरना नहीं आता, लेकिन सारे गांव वाले एक टकी लगाए देख रहे हैं। इंसानियत तो जैसे कहीं से गायब ही हो चुकी है। बासु को बचाने के लिए कोई नदी में नहीं कूदा, वो बस डूबने ही वाला है कि तभी नेई वहाँ पहुँचती है और झट से एक रस्सी का जुगाड़ कर बासु को नदी से बाहर खींच लेती है। अगर आज बासु को कुछ हो जाता तो तुम सभी इसके जिम्मेदार होते। आखिर इंसानियत कहाँ है, मर सी गई है क्या? वो महज एक छोटा बच्चा है, कुछ तो शर्म करो, नेई चिल्लाते हुए कहती है। वहाँ खड़े सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। अभी तक नेई भी अपने मन की बात नहीं जानती कि वो बासु को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। उसे मुसीबत में देखकर उसका दिल भी दर्द से कांप उठा। वो भगवान का शुक्रिया करती है कि चलो उसका दिल इतना क्रूर नहीं, उसके दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा है। आज फिर से नेई के पति का खत आया है। खत में साफ तौर पर बासु के बारे में जिक्र किया गया है। नेई, जितनी जल्दी हो सके तुम बासु को घर से निकाल दो, वो एक अनजान बच्चा है, हम उसे अपने साथ घर पे नहीं रख सकते। और तो और गाँव वाले भी तो हमारे खिलाफ है, तुम जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे को वहाँ से निकाल दो। ये पढ़ते ही नेई का मन उदास हो जाता है और वो खत को वहीं छोड़कर बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाती है। खत पढ़ते ही नेई को उदास देखकर बासु दौड़ा दौड़ा आता है और खत को पढ़ने लगता है। खत में अपने बारे में इस तरह की बातें देखकर उसका मन भी उदास हो चुका था। उसने मन बना लिया था कि वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो किसी भी हाल में नेई को अपनी वजह से परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहता। बासु वहाँ से दूर खेतों में निकल चुका था। रात हो चुकी थी, लेकिन बासु अब तक घर नहीं लौटा। नेई को बासु की काफी चिंता सता रही थी और मौसम भी बाहर बहुत खराब हो चुका था। वो बासु को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगती है और अब उसने खेतों की तरफ रुख मोड़ लिया। तभी उसे कहीं दूर बासु दिखाई देता है और वो झट से एक छड़ी को उठा लेती है और बासु के पास पहुंचकर उसे पीटते हुए घर वापस लेकर आती है, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को मारते हुए घर लेकर आती है। नहीं, बासु को डांटते हुए कहती है कि खबरदार अगर तुमने ऐसा कदम फिर उठाया। पानी में भीगने की वजह से नेई बीमार पड़ जाती है। नेई को बीमार देखकर वो बहुत परेशान हो गया। वो पूरे गांव में दवाई को मांगने के लिए दौड़ा। वो अपनी एक माँ को तो पहले ही खो चुका है, लेकिन वो अपनी दूसरी माँ, जिसने उसे इंसानियत के तौर पर अपनाया, उसे कभी नहीं खोना चाहता। इस डर से वो उसकी सेवा में लग जाता है और जल्द ही नेई की हालत में भी सुधार आना शुरू हो जाता है। ठीक होते ही नेई ने सबसे पहले बासु के हाथों से खत लिखवाया और ये खत नेई ने अपने पति को लिखवाया। तुम सुनो, मैं बासु को अपना बच्चा मान चुकी हूँ और वो मेरे दोनों बच्चों की तरह ही
तीसरा बेटा है। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जितना मैं उसका ख्याल रखती हूँ उतना ही वो मेरा और मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखता है। तुम भी इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही अच्छा होगा। और तुम्हें पता है जब तुम बासु से मिलोगे तो तुम्हें बिल्कुल अपनापन महसूस होगा। ये बात लिखते हुए बासु मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बहुत खुश हो गया। कोई है जो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। और अब वो अपनी माँ के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगा। नेई को जानवरों को भगाने के लिए बार बार खेतों में न भागना पड़े, इसके लिए उसने खेतों के बीचों बीच एक पुतला बनाकर खड़ा कर दिया ताकि सारे जानवर डरकर अपने आप ही वहाँ से भाग जाएं। नेई ने जैसे ही उस पुतले को देखा उसकी तो आंखें छलक उठी। वो बच्चा उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि बासु ने सारे खेत के काम को अपने कंधों पर ले लिया था। धीरे धीरे बासु ने नेई का खेतों में आना जाना कम कर दिया। नेई अब सिर्फ घर के ही काम धाम देखती है और बासु अकेले ही पूरे खेत में काम कर लेता है। उसने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लिया था। एक दिन बासु खेतों में काम में लगा हुआ था, तभी उसकी नजर एक मुसाफिर पर पड़ती है। काफी दूर से आता हुआ मालूम दिखाई देता है। धीरे धीरे चलकर वो मुसाफिर उसके पास पहुंच जाता है। काफी प्यासे मालूम होते हो। ऐसा कहते ही बासु ने उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही वो मुसाफिर गाँव की तरफ निकल गया। तभी बासु के पास खबर पहुँचती है कि चलो चलो नेई का पति आ गया है। ये सुनकर ही बासु की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो झटपट अपने पिता से मिलने को दौड़ा। घर पहुँचते ही बासु क्या देखता है कि एक आदमी उसकी मां नेई से कुछ तकरार कर रहा है। दोनों के बीच घर को लेकर कुछ बहस चल रही है। बासु अपनी मां के डिफेंस पे झटपट एक छड़ी लेकर मां के सामने खड़ा हो गया। तभी उसने अपने सामने उसी मुसाफिर को पाया। शहर में काम के दौरान नेई के पति ने अपने एक हाथ को खो दिया है, जिसकी वजह से उसका तो काम भी छूट गया और वो वापस हमेशा के लिए गाँव में आ चुका है। बासु ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, माँ ये आदमी कौन है? इससे पहले कि नेई को जवाब देती, वो आदमी बासु से कहता है, तुम्हारा पिता। शायद उसके द्वारा ये शब्द जाने अनजाने में कहे थे, लेकिन ये बिल्कुल सच थे। उस मुसाफिर के मुंह से अपने लिए पिता शब्द सुनते ही बासु का मन छलक उठा और उसने झट से जाकर रोते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और बस इतना ही कहा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। बासु के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेई के भी आंखों में आंसू आ गए। बासु ने धीरे धीरे करके सबके दिलों में जगह बना ली थी और वो भी इस घर के बाकी सदस्यों की तरह एक नया सदस्य बन चुका था। धीरे धीरे करके सबने बासु को बड़े ही प्यार से अपना लिया क्योंकि उसका मन बहुत साफ था और अब पूरा का पूरा परिवार एक हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the video.